वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे आवेश वितरण के आघूर्ण के बारे में कि किसी एक पॉइंट P पर जो विभव होगा किस किस के वजह से होगा वो, तो उसके लिए हमें 1/a की वैल्यू की जरूरत थी, वो हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 जो था 2 था, समीकरण 2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो आगे देखें इसमें इधर से चालू कर लेते हैं इसको। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर तो कितने थी, v इक्वल टू के रो dv अपॉन a, रो dv अपॉन a, और a की वैल्यू 1/a की वैल्यू सीधा सीधा हम रख देते हैं 1/r प्लस r cos थीटा अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में 2r क्यूब। इस तरह से लिख दी इसकी वैल्यू हमने। इसको यदि हम अलग अलग करके लिखते हैं, के इंटीग्रेशन में रो dv, इंटीग्रेशन में रो dv अपॉन r, इस तरह से लिख दिया, प्लस में के इंटीग्रेशन में रो r cos थीटा dv अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस के रो R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अब dv, और यहां पर आ जाएगा 2r क्यूब। ठीक है, इस तरह से या करके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू, इधर देखो k, इसको हमने p0 बोल दिया, p0 अपॉन r प्लस k p1 अपॉन r स्क्वायर प्लस k p2 अपॉन r क्यूब। इस तरह से हमने इसको बोल दिया। और जहां इनको जो बोल रहे हैं उनको लिख दिया, p0 इक्वल टू तो कितना है रो dv, p1 है रो r cos थीटा dv, ठीक है, और p3 को हमने लिख दिया, सॉरी p2 को कितना कंपेयर करो वहां से 1/2 और है, ठीक है, तो रो r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1/2 dv, इसको हमने लिख दिया p2। इस तरह से लिखा है। क्यों लिखा है इसका रीजन आपको पता पड़ जाएगा, अभी लिख दो। समीकरण इस पे आ जाएगा 4, इनको लिख देना 5 6 7, इस तरह से यहां तक कंप्लीट करो पहले। स्मॉल p है तीनों, p0 p1 p2। तो ये जो समीकरण है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी बिंदु P पर आवेश वितरण के कारण विभव को व्यक्त कर रही है। तो इसके बारे में लिख दो, केवल कंसीडर्ड किया है उसमें वैल्यू को पुट करते हुए, जो भी इंटीग्रेशन आ रहे थे ये उनको, ठीक है। देखना, उपरोक्त समीकरण 4 आवेश वितरण के कारण, उपरोक्त समीकरण 4 आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विभव के मान को व्यक्त करती है, विभव के मान को व्यक्त करती है।
अब देखो इधर इसमें 3 केस करने हैं हमको। यहाँ पर P0, P1, P2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? P0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी को हम कितना लिख सकते हैं? Q। अरे dq इक्वल टू कितना था इंटीग्रेशन में ऑफ रो डीवी, तो q को हमने सॉरी रो डीवी, तो q को कितना लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। तो ये कितना है? आवेश। तो इसका मात्रक तो क्या होगा? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना कूलम। इसका मात्रक कितना हो जाएगा? कूलम। इसका कितना होगा बता सकते हो? रो इंटू डीवी का तो कूलम हो गया, इंटू डिस्टेंस तो कूलम इंटू मीटर। तो कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू D। वो क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ पर कितना आएगा? कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आएगा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से मात्रक, क्योंकि रो इंटू डीवी का तो कितना हो जाएगा? कूलम, और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस पद की हम विमा लिख रहे हैं या मात्रक लिख रहे हैं, वो कूलम, यहाँ पर कूलम इंटू मीटर, यहाँ कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कहलाता है एक एकल ध्रुव आघूर्ण, मतलब सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से आघूर्ण जो होगा कूलम इंटू मीटर, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह से द्विध्रुव आघूर्ण को, रिप्रेजेंट कर रहा है। और P2 वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चतुर्ध्रुव आघूर्ण को। चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस तरह से बनता है? एक बार देखो इधर, चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस तरह से बनता है? जैसे कि स्मॉल q है तो वो एकल ध्रुव आघूर्ण ही हो गया, उसको ही बोलते हैं एकल ध्रुव आघूर्ण। प्लस q, माइनस q और प्लस q दो चार्ज हैं, समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? Q इंटू डी, यही वाला होता है। और चतुर्ध्रुव किस तरह से बनता है कि उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा, प्लस q माइनस q, प्लस q माइनस q, इस तरह से अल्टरनेट में होंगे। तो इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? चार ध्रुव इस तरह से रखे हुए हैं वर्ग की कोनों पर, तो इससे क्या बनना है? चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो इस द्विध्रुव की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस, इसकी इधर होगी माइनस से प्लस। तो दोनों की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या हो गया? इनका कैंसिल आउट हो गया, लेकिन चतुर्ध्रुव बन रहा है। उस चतुर्ध्रुव की वजह से उस बिंदु P पर क्या होगा? विभव होगा। तो इन तीनों केसों को हमें देखना है कि कहीं पर एक सिंगल चार्ज है, प्लस Q ही चार्ज है उसमें, पूरे में आवेश का वितरण निम्न प्रकार है, और द्विध्रुव आघूर्ण के लिए प्लस Q भी है और माइनस Q भी है। तो टोटल चार्ज तो 0 है उसके अंतर्गत, लेकिन उसके अंतर्गत क्या बन रहे हैं? द्विध्रुव बन रहे हैं। और फिर यदि सिंगल चार्ज भी 0 है, इस तरह से भी 0 है और इस तरह से बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट लिखें। केस फर्स्ट, यदि आवेश का वितरण निम्न प्रकार है, यदि आवेश का वितरण निम्न प्रकार है, कैसे कि ये गोला है, इसके अंतर्गत केवल इस तरह से ही चार्ज है, जो Q चार्ज है, टोटल Q चार्ज वो इस तरह से ही है, प्लस Q चार्ज है केवल, है ना, इस तरह से आवेश का वितरण है। तो यहाँ पर द्विध्रुव भी नहीं बन सकता और चतुर्ध्रुव भी नहीं बन सकता। उस स्थिति में तब बिंदु P पर विभव प्रथम पद के कारण होगा। प्रथम पद, क्योंकि बिंदु P पर विभव है, 3 पदों के कारण आ रहा है, तो द्विध्रुव नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से 0, चतुर्ध्रुव नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से 0, तो केवल किसकी वजह से आएगा? एकल ध्रुव की वजह से। तब बिंदु P पर विभव प्रथम पद के कारण होगा, अर्थात कितना होगा? कि V इक्वल टू K P0 अपॉन में कितना? कैपिटल R, जहां P0 कितना है? रो dV, और इसको हम बोलेंगे एकल ध्रुव आघूर्ण। एकल ध्रुव, क्योंकि द्विध्रुव भी नहीं बन रहे और चतुर्ध्रुव भी नहीं बन रहे, तो सिंगल चार्ज की वजह से उसको बोलते हैं हम एकल ध्रुव आघूर्ण। देखें यहां तक केस फर्स्ट को, यदि आवेश का वितरण निम्न प्रकार है, तब बिंदु P पर विभव प्रथम पद के कारण होगा।
कंप्लीट करो केस फर्स्ट को। और यदि यहां पर आवेश का वितरण, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस, यदि आवेश का वितरण इस प्रकार से हो कि ये है, इसमें प्लस क्यू चार्ज और यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, या इसको माइनस क्यू या प्लस क्यू मान सकते हो। तो इसमें क्या बनेगा, एक डायपोल मूवमेंट बनेगा माइनस से प्लस की ओर। तब बिंदु P पर जो विभव है, अब इसमें टोटल चार्ज इसके अंतर्गत तो कितना हो गया, Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू 0 तो रो इंटू dv, ये 0 हो जाएगा, तो P0 0। चतुर्ध्रुव बन नहीं रहा है इसमें। चतुर्ध्रुव बनाने के लिए एक वर्ग के चारों कोनों पर हो, मान लिया कि दूसरा द्विध्रुव इस तरह से हो, तो इसमें प्लस Q और माइनस Q इस तरह से रखा हुआ है, तो इसमें भी इस तरह से डायरेक्शन में हो सकता है, या ऐसी सिमिलर रखा हो कि प्लस Q और माइनस Q इस तरह से इसी दिशा में है, तो चतुर्ध्रुव भी नहीं बन सकता। चतुर्ध्रुव बनने के लिए क्या होने चाहिए, वो अल्टरनेट होने चाहिए, प्लस Q माइनस Q, फिर प्लस Q माइनस Q, इस तरह से होता। तब हम वहां पर आवेश का वितरण किस तरह से मानते, चतुर्ध्रुव के रूप में। अब यहाँ पर कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, इसका और इसका जो होगा वो जुड़ के आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तब बिंदु P पर जो विभव है, तो टोटल चार्ज तो कितना हो गया इसके अंतर्गत, गोले के अंदर 0, तो इसकी वजह से 0, चतुर्ध्रुव नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से 0, तो इसमें द्वितीय पद के कारण ही बिंदु P पर क्या होगा, विभव होगा। तो तब बिंदु P पर विभव द्वितीय पद के कारण होगा। द्वितीय पद कितना है, K P1 अपॉन R, और P1 की वैल्यू कितनी है उसको लिख देना, जहां P1 इक्वल टू, इसको लिख देना पूरा, इसको लिख देना, जहां P1 इक्वल टू ये द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कंप्लीट करो सेकंड केस को। थर्ड केस के लिए अगर हम बात करें तो, थर्ड केस के लिए तो यदि आवेश का वितरण इस तरह से है, प्लस Q, इसको बोल दिया हमने माइनस Q, इस तरह से यहां पर एक चतुर्ध्रुव बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी माइनस से प्लस, और इसकी इस तरह से है, दोबारा बना लेते हैं इसको, कि चतुर्ध्रुव है इस तरह से, चार ध्रुव है, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, इस तरह से। तो इसका माइनस से प्लस की ओर इधर होगा, इसका माइनस से प्लस की ओर इधर होगा, ठीक है। और इसका भी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से इधर, माइनस से प्लस की ओर, और माइनस से प्लस की ओर, इसका इसकी वजह से कैंसिल आउट, इसका इसकी वजह से कैंसिल आउट। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 है। इसके अंतर्गत टोटल चार्ज कितना है, प्लस 2Q माइनस 2Q, तो पहला भी 0, द्वितीय भी 0 हो जाएगा, तो तीसरा के कारण ही इसमें होगा। तब बिंदु P पर जो विभव होगा, तृतीय पद के कारण होगा, क्योंकि इसके लिए जो 0 होगा, P0 भी 0 है और P1 भी क्या है, 0 है। जब बिंदु P पर जो विभव है केवल तृतीय पद के कारण होगा, P0 0 है और P1 भी 0 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा विभव, अर्थात V इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP2 अपॉन R, तीनों से योग के बराबर होगा। तो कौन कौन सी स्थिति है, 3 स्थिति हो सकती है, केवल इसकी वजह से हो, दूसरे में इसकी वजह से, और तीसरे में इसकी वजह से। तो ये तो एकल ध्रुव है, अरे पॉइंट चार्ज की वजह से आप विभव कितना लिखते हो, KQ अपॉन R, तो यही तो आ रहा है, K रो dV को हमने लिख दिया Q अपॉन R, यही तो आता है विभव, KQ अपॉन R बिंदुवत चार्ज की वजह से। और द्विध्रुव की वजह से कितना आता है, द्विध्रुव की वजह से KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर भी तो ये आ रहा है K, इसको हम कितना लिख सकते हैं, रो इंटू dV को कूलम, ये P हो गया, ये कूलम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो KP और cos थीटा भी आ रहा है, तो KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये आ रहा है द्विध्रुव की वजह से।
चतुर्ध्रुव का हमने कहीं फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो वो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो आ रहा है विभव का मान, उसमें चतुर्ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी रो आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटू डीवी। तो लिख देना यहाँ पर और P2 की वैल्यू यहां से डाल देना, ये P2 का काम करेगा, जहां P2 इक्वल टू ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस तरह से लैंग्वेज लिख देना कि P2 अपॉन आर क्यूब लिख देना यहां पर, ठीक है, आर क्यूब, और पहले बारे में आर स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर नहीं लगाया था उसमें, कि P2 अपॉन आर क्यूब थर्ड टर्म की वजह से यहां पर विभव होगा, और P2 की वैल्यू जो है उसको लिख देना। तो मात्रक भी याद होने चाहिए आपको, एकल ध्रुव का कूलाम, द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम इंटू मीटर, और चतुर्ध्रुव का क्या होता है कूलाम, इसमें एक कोई भी चार्ज है उसका परिमाण ले लेंगे Q इंटू इसका एरिया आता है, Q इंटू ए को बोलते हैं चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जो P2 है कहां गया, वो था P2 को नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं Q कोई भी एक चार्ज का परिमाण इंटू एरिया, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो इसको एरिया। तो इस वर्ग का जो एरिया होगा वो कितना होगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कितना होगा, भुजा स्क्वायर। कंप्लीट करें यहां पर तीनों केसों को। नेक्स्ट हेडिंग डालो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। इसके बारे में पढ़ा है आपने, एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है कि कोई भी माध्यम है, उस माध्यम की विद्युतशीलता में यदि हम भाग दे दें, माध्यम की विद्युतशीलता में भाग दे दें यदि हम निर्वात की विद्युतशीलता का, तो एप्सिलॉन आर आ जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता का अगर हम भाग दे दें तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से, ठीक है, कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वही परावैद्युतांक कहलाता है। और इसको हम एक और नाम देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या नाम देते हैं इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता। लेकिन परावैद्युत जो पदार्थ है उन्हीं के लिए तो परावैद्युतांक होगा। जैसे कि एक माध्यम है, उसमें मतलब एक गोला है, उसके अंतर्गत निर्वात है, तो वहां पर तो एप्सिलॉन नॉट ही काम करेगा। लेकिन उसके अंतर्गत हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान होगा, उस माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान होगा। तो हम बात करते हैं कि ये परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। परावैद्युत जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं पता है आपको, पढ़ा होगा आपने 12th में, कुचालक पदार्थ ही होते हैं। लेकिन ऐसे कुचालक पदार्थ हैं कि अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इनका क्या हो जाता है, आवेशन हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इनका क्या हो जाता है, आवेशन हो जाता है। एक तरह से प्रेरित विद्युत क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। कैसे कि एक परावैद्युत पदार्थ, वैसे कौन कौन से होते हैं परावैद्युत पदार्थ, जैसे कि ग्लिसरीन हुई, ग्लिसरीन, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो एक परावैद्युत पदार्थ की एक शीट ले ली हमने, अब इस पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र E नॉट लगा रहे हैं। वो कहां से कहां की ओर लगा रहे हैं, इसमें प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने। तो इसमें जो चार्ज है प्लस से माइनस की ओर लग रहा है, तो इसके अंतर्गत कौन भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है। मान लिया हमने परावैद्युत पदार्थ के रूप में कौन भरा हुआ है, ग्लिसरीन। तो इसमें जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो उसके परमाणु ध्रुवित नहीं थे, अध्रुवित थे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, थोड़ा इसको सही बनाते हैं,
इस तरह से इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाया जो कि प्लस से माइनस की ओर होगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो परमाणु हैं इसके ग्लिसरीन के परमाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ध्रुवित हो जाएंगे। तो उन पर आयन किस तरह से आएगा बता सकते हो? उस पर आवेश है, आयन है, वो किस तरह से आएगा? प्लस की डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा और माइनस की डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। प्लस वाली डायरेक्शन में माइनस होगा क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट होगा, और माइनस की साइड में प्लस, क्योंकि एक परमाणु पहले इस तरह से होगा, ये प्लस और माइनस, उसका जितना प्लस आवेश होगा और ऋणावेश वो एक एक पॉइंट पर क्या होंगे, केंद्रित होंगे, जब तक उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है। लेकिन जैसे हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे प्लस माइनस, प्लस की ओर तो माइनस खिंच जाएगा, तो इस तरह से स्थिति हो जाएगी, ये इस तरह से माइनस और इधर प्लस। तो उस तरह से हमने परमाणु को किस अवस्था में बताया है, द्रवित अवस्था में या आयनित अवस्था में बताया है। ठीक है, इसी तरह से औरों को भी हम बता सकते हैं, ये माइनस प्लस, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बना सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर लग रहा है ई नॉट, वो कहां से कहां की ओर लग रहा है, प्लस से माइनस की ओर लग रहा है। तो इधर का प्लस है वो माइनस, ये एक दूसरे से उदासीन हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे अंदर वाले, तो केवल इधर का माइनस बचेगा और इधर का प्लस बचेगा। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से आया है, यहाँ पर प्रेरण की वजह से आया, पोलराइजेशन की वजह से आया। तो उन आयनों का क्या हो गया, ध्रुवण, पोलराइजेशन हो गया, इसलिए इस चार्ज को हम बोलते हैं। और चूंकि प्लेट है, इस तरह से दो प्लेट होंगी, उन पर आया है चार्ज, तो इसलिए इसमें जो आवेश का घनत्व होगा वो कौन सा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पी से। तो ये तो माइनस सिग्मा पी रहा और ये प्लस में सिग्मा पी, प्लस क्योंकि प्लस है और माइनस चार्ज की वजह से माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण की वजह से इस पर क्या आया, चार्ज। और E नॉट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा चार्ज बाहर, तो इधर तो क्या होगा, प्लस और इधर होगा माइनस। इधर तो कौन सा है यहाँ पर प्लस और इधर कौन सा है, ये माइनस। तो अंदर जो प्रेरण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर प्लस इधर आया माइनस, तो इधर की ओर पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कौन सी डायरेक्शन में आया है, अपोजिट डायरेक्शन में। बाह्य विद्युत क्षेत्र हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, लेकिन जो उसका ध्रुवण हुआ परावैद्युत माध्यम का वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जा रहा है उसके परिमाण में क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के मान में कमी करता है कौन, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को परिवर्तित करने के लिए वहां पर किसका यूज करते हैं, परावैद्युत पदार्थ का यूज करते हैं। और इन पदार्थों को एक नाम और देते हैं, परावैद्युतिकी। इनका जो अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं हम परावैद्युतिकी, या उन पदार्थों को भी हम बोल सकते हैं परावैद्युतिकी। ठीक है, तो लिखें इसमें परावैद्युतांक हेडिंग डालकर लिखें इसमें पहले चित्रों को बना लो, दोनों को पहले दोनों चित्रों को बना लो इनको। और यहाँ पर जो चार्ज होगा, पहले जब तक ये द्रवित नहीं हुए पहले तो सिग्मा फ्री चार्ज था, मुक्त आवेश था यहाँ पर, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। किसकी वजह से है ये, तो ई नॉट की वजह से, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से जो चार्ज है, इधर की सीट पर प्लस है और उधर की पर माइनस है। लेकिन जब द्रवित हुए तो अंदर भी प्रेरण आ गया और प्रेरण की वजह से माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी भी आ गए। यहाँ पर भी होंगे वो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने हटाया नहीं है। सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा फ्री पूरा लिख दो, और यहाँ पर होगा माइनस के सिग्मा फ्री इस वाली सीट पर। यहाँ पर तो होगा माइनस सिग्मा फ्री और यहाँ पर होगा प्लस के सिग्मा फ्री। लिख देना इनको, दोनों चित्रों को बनाओ।
देखें इसमें, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, ऐसे कुचालक पदार्थों को लैंग्वेज चेंज हो गई क्या, ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। इस तरह से लिखना, सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं तथा इन्हें परावैद्युतिकी भी कहते हैं। तथा इन्हें परावैद्युतिकी भी कहते हैं। अगर निर्वात होता तो केवल सिग्मा फ्री वाला ही होता है, इसमें अंदर जो द्रवण की वजह से आया है वो नहीं आता चार्ज, इसमें सिग्मा पी वाला। लेकिन यहाँ परावैद्युत माध्यम रख दिया, जिससे प्रेरण की वजह से या पोलराइजेशन की वजह से कौन सा और बन गया, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गया, जो विपरीत दिशा में बना है, ध्यान रखना। तथा इन्हें परावैद्युतिकी भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, परावैद्युत माध्यम की प्रकृति को परावैद्युत माध्यम की प्रकृति को एक अन्य विमाहीन नियतांक के द्वारा, परावैद्युत माध्यम की प्रकृति को एक अन्य विमाहीन नियतांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परावैद्युत माध्यम की प्रकृति को एक अन्य विमाहीन नियतांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, एवं इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एवं इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात करके इसको लिख दो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, या आगे लिख देना एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कंप्लीट लिखो इसको। आगे लिखना है इसमें, एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक, क्यों एक दूसरे के सापेक्ष निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन एम की निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के सापेक्ष, इसलिए आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं तथा इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, एवं इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, एवं इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।